मौर्य वंश जिसका आरंभ 322 ईसा पूर्व से होता है। जो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और उन्होंने अपने गुरु जिनका नाम विष्णुगुप्त था और उनका एक और अन्य नाम है, इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य जो एक महान गणितज्ञ, कूटनीतिज्ञ और नीति शास्त्र के धर्मज्ञ थे। तो हम जानेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर मौर्य वंश की स्थापना कैसे की और उसमें चाणक्य की क्या भूमिका है। तो और इसमें हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार शासक बने और उनके बाद जो अशोक सम्राट अशोक शासक बने और अशोक के शासनकाल में जो कलिंग युद्ध था इसमें हम विशेष प्रकाश डालेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे उनके मौर्य वंश के उन 10 राजाओं की जो 322 ईसा पूर्व से 186 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो। चलिए आज बात करेंगे हम मौर्य वंश की। किसकी? मौर्य वंश की, जिसका समय अवधि होगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश था। तो चलिए अब बात करते हैं मौर्य वंश। आखिर मौर्य वंश कहाँ किसे गया? तो मौर्य वंश जो है यह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक है। मौर्य वंश जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में से सब सर्वशक्तिशाली शासकों वंशों में से एक है। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में, कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आचार्य चाणक्य का था। आचार्य चाणक्य का था। आखिर आचार्य चाणक्य थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के विद्वान भी थे। तो बात करते हैं अब कि आखिर इस मौर्य वंश में कितने शासक हुए और कौन कौन हुए, अब इनका समय अवधि भी क्या था। तो चलिए बात करें। तो इसमें होगा जो पहले शासक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल होगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। दूसरे होंगे, उनका नाम होगा बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य, इनका जो समय अवधि होगा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। तीसरे होंगे, उनका नाम होगा सम्राट अशोक और इनका जो समय अवधि होगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इस बीच में आप देखिए कि एक वर्ष का गैप है। जैसे इसमें 272 है, उसका 273 है, क्योंकि एक वर्ष का यहाँ पे संघर्ष हुआ था, जो आगे आप जानेंगे कि किसके साथ यह संघर्ष हुआ था। और इसके बाद आएंगे, उनका नाम होगा दशरथ मौर्य। इनका जो समय अवधि होगा 232 से 224। इसके बाद संपाति मौर्य 224 से 215। शालीशुक मौर्य, इनका जो होगा 215 से 202। देववर्मन मौर्य, इनका जो होगा 202 से 195 ईसा पूर्व। इसके बाद आएंगे सत्यधर्मन मौर्य, जिनका समय अवधि होगा 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आएंगे दशरथ मौर्य, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक होंगे और इनका जो समय अवधि होगा 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। और एक कुणाल मौर्य भी है, जो बीच में इनका एक शासनकाल आता है जो अल्पकालीन होते हैं, ठीक है। तो इनका उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसलिए चलिए अब बात करते हैं मौर्य वंश की। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय अवधि होगा, शासनकाल होगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। यह मौर्य वंश के संस्थापक थे तथा इन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर क्रूर धनानंद को राज सिंहासन से उठाकर फेंक दिया था। अर्थात धनानंद के शासन का अस्त चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर। इसके बाद आएंगे तो इनके समय सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह यूनान का शासक था उस समय, और उससे पूर्व में सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर, जिसका नाम सिकंदर था, उसका यह सेनापति था और यह भारत पर आक्रमण किया था। जो यूनान का शासक था तथा पूर्व में अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, उसका सेनापति था, वह अब भारत पर पुनः
पुनः का मतलब है कि यह पूर्व में भी आया था आक्रमण करने, लेकिन असफल रहा था, और यह पुनः आक्रमण करने आया था तथा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से इसका युद्ध हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य से आखिर यह युद्ध कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो चलिए बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, एक युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर कितना में 304 में 304 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, और 304 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। यह युद्ध, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर हार गया तथा एक संधि हुई इन दोनों के बीच। अक्सर ऐसा होता है कि जो पक्ष जीतता है और जो पक्ष हारता है तो दोनों की भी संधि होती है, और जो जीतता है वह अपने अनुसार संधि करता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुआ था। तो चलिए अब इसमें बताते हैं कि क्या इस संधि के तहत क्या मांग की गई थी। तो इस संधि की, जिसके तहत एक संधि के अर्थात जिसके तहत उसकी पुत्री हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया तथा दहेज स्वरूप, अर्थात उस समय जो दहेज स्वरूप था, इन्हें 4 प्रांत दिया गया जो वर्तमान में काबुल, कंधार, गंधार और पाकिस्तान शामिल है। और उस समय अराकोसिया, जेड्रोकोसिया, काबुल और इत्यादि प्रांत थे। अब बात करेंगे बिंदुसार मौर्य की। तो ये इनका समय अवधि होगा 298 से 272 ईसा पूर्व तक। यह मौर्य वंश के दूसरे तथा दक्षिण विजित करने वाले शासक था, अर्थात बिंदुसार मौर्य जो था यह दक्षिण में विजय किया था, अर्थात दक्षिण भारत में इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके शासनकाल में कश्मीर के समीप एक विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए इसने पहले सुसीम को भेजा था, लेकिन यह नहीं दबा सका, अर्थात सुसीम से वह विद्रोह नहीं दब सका। और इसके बाद इसने अर्थात बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, और अशोक इसे दबाने में सफल हुआ, और यहीं से अशोक की लोकप्रियता बढ़ गई, जनता में अशोक की लोकप्रियता भी बढ़ गई। और इसके मृत्यु के बाद अर्थात बिंदुसार के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारों का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके बाद सुसीम और अशोक के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, और अशोक ने सुसीम की हत्या कर शासक बन गया। अशोक जो था सुसीम की हत्या करके शासक बन गया। और इसके बाद सुसीम एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, जिसके कारण उसे मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, तथा उसके बाद अशोक के संरक्षण में था, तथा अशोक ने इसके क्षेत्र का भी विस्तार किया, अर्थात मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, और अशोक जो था वो मंत्रियों के संरक्षण में था, तथा अशोक ने मौर्य वंश के जो सीमा क्षेत्र था या विस्तार, जितना विस्तार था मौर्य वंश का, उसे और विस्तृत करते गया। और अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो अशोक का जो समय अवधि होगा अर्थात शासनकाल होगा 273 से 232 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो अब बात करते हैं, यह मौर्य वंश के सबसे महान शासक तथा सर्वश्रेष्ठ मानवता का वाहक भी था, वाहक भी बने। जब अशोक शासक बना तो वह बहुत ही क्रोधी, क्रूर तथा साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, परंतु जब वह कलिंग युद्ध करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने गया तो वहां से यह परावर्तित हो गया। कलिंग युद्ध, आखिर कलिंग युद्ध था क्या? तो चलिए कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक के शासन के 13वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया। अशोक का जो शासन अवधि था उसके 13वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जिसमें अशोक कहता है कि वह अपने जीवन के सबसे दर्दनाक युद्ध से गुजरा है, और उसी समय से अशोक ने हिंसा न करने का प्रण ले लिया और आजीवन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। अर्थात कलिंग युद्ध ही था जहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, समझे। और यहाँ से अशोक ने आजीवक संप्रदाय से बौद्ध धर्म को
स्वीकार किया और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा, जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। और ऐसे ही इसने 10 और गुटों का निर्माण किया था, जिसमें इसने अलग अलग देशों में इसका प्रचार प्रसार करवाया था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अशोक ने अपने शासन काल को शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख तथा ताम्रलेख में उत्तीर्ण करवाया, जिसके माध्यम से आज हमें यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर तथा उसे ही अपना जीवन का सार बना दिया था। अर्थात अगर बौद्ध सम्राट अशोक उस समय शिलालेख, गुहालेख, ताम्रलेख और इत्यादि लेखों पे अगर वो दिन नहीं करवाते तो आज हमें कैसा पता चलता कि सम्राट अशोक नाम का कोई शासक भी था और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद दशरथ मौर्य। कौन? दशरथ मौर्य। इनका 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व। इसके समय में मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया, अर्थात यह यहाँ से अब कमजोर शासकों का दौर शुरू हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं, उसका नाम हुआ संपाति मौर्य। क्या? संपाति मौर्य। 324 से 315। यह अशोक का पौत्र था, परंतु यह आपसी कलह और उत्तराधिकारों को लेकर इस अपने में युद्ध होने लगा और यह भी शासक ज़्यादा दिन तक न रह सका। और इसके बाद शालीशुक्र मौर्य 215 से 202। इसके समय कई प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और युद्ध भी शुरू हो गया। और बात करते हैं अगले, इसका नाम है देववर्मन मौर्य। इसके बाद आएंगे देववर्मन मौर्य 202 से 195। यह एक कमजोर शासक था, सिद्ध हुआ और ये खुद से ही अपना सिंहासन छोड़ दिया था कि यह कलह कलेश को देखकर यह सिंहासन को छोड़ दिया। इसके बाद आ गया शतधन्व मौर्य। इनका जो समय अवधि होगा 195 से 187 ईसा पूर्व। इसके काल में शासक का महत्वपूर्ण रूप से खत्म इसके शासनकाल में शासक का महत्व पूर्ण रूप से खत्म हो गया था तथा यह भोग विलास में भी लिप्त हो गया था और यही कारण रहा कि इसका पतन हो गया। इसके बाद आएंगे कुणाल मौर्य। यह एक अल्पकालीन शासक था। इसके काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते। लेकिन अब आएंगे दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य जो होंगे, इनका जो समयावधि होगा 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। यह मात्र 2 वर्षों के लिए बनेंगे। यह अंतिम मौर्य साम्राज्य के मौर्य शासक था तथा इसकी हत्या इसी के अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और यही से मौर्य वंश समाप्त हुआ। अब मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था आखिर? तो कारण में हम बात करेंगे। मौर्य वंश के पतन का कारण अयोग्य तथा कमजोर उत्तराधिकारी था। चलिए अब बात मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।